हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर के साथ में। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से हम अपनी पहले शुरुआत करेंगे, जिसमें हम देख सकते हैं एक थर्मोमीटर लगाया हुआ है, आइस है, बीकर है, और जैसे ही हम आइस को हीट दे रहे हैं, आप सभी जानते हैं ये जो है लिक्विड में बदल जाएगी। तो टेम्परेचर हम जैसे ही बढ़ेंगे तो क्या स्टेट ऑफ द मैटर चेंज होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा। देखिए 1.4 में कैन मैटर चेंजेस स्टेट्स, तो हमारा जवाब रहेगा एब्सोल्युटली इट विल चेंज इट्स स्टेट्स। जैसे कि हम जानते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, जो सॉलिड है वो हमारी आइस फॉर्म होती है, जो लिक्विड है वो हमारे वाटर जैसा होता है, और यानी कि जो फ्लो कर सकता है, और जो गैस है ये हमारे वाटर वेपर्स की फॉर्म में होते हैं। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ चेंज, यानी कि जब क्या अंतर आता है जब कभी भी कोई जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज करता है। क्या होता है जब पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट, पार्टिकल के साथ में क्या होता है जब वो अपनी स्टेट को बदलते हैं। एंड हाउ डज द चेंज टेक्स प्लेस, ये किस तरीके से होता है, चलिए इसके बारे में अब थोड़ा सा जानते हैं। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन दी लो फ्लेम, जैसे हम लो फ्लेम के साथ में गर्म करना स्टार्ट करेंगे। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो क्या होगी, वो बढ़ने में लगेगी। तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये हमारी यहाँ पर बढ़ेगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विल इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग। काइनेटिक एनर्जी जैसे उन्हें मिलेगी तो वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, ज़्यादा स्पीड से, और क्या होगा, जो हीट और ये एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि ये क्या काम करेंगे, इट विल ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। द particles having the fixed position and the energy supplied by the heat will overcome, ये वाली लाइन जो है, attraction between the particles, ठीक है। तो इसके बाद में क्या रहेगा हमारा आगे, the particles leave their फिक्स पोजीशन, अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ेंगे और फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और क्या होगा, जो सॉलिड है वो मेल्ट होने लगेगा हमारा, और जो मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड बिकम मेल्ट्स इट्स लिक्विड एट ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे हम क्या बोलेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें जो सॉलिड है वो मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हमारा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये वाली जो लाइन है, ये तीन, इनको देख लीजिएगा ज़रूर से। इसके बाद में क्या रहेगा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड इज इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना हमारा मेल्टिंग पॉइंट रहेगा उतनी हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रहेगी पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि हमें जैसे ही आपका एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुई है, उस पॉइंट पर जाकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हमारी ब्रेक हुई है। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज दैट इज चेंज ऑफ द सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड इज नॉन एज फ्यूजन। तो हमारी फ्यूजन की यहाँ से डेफिनेशन आएगी, ठीक है। तो क्या रहेगा हमारा, द मेल्टिंग पॉइंट तो हमने देख लिया, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन, ठीक है। तो ये रहेगी हमारी फ्यूजन की डेफिनेशन, ये रही, इसे देख लीजिएगा। इसके बाद में क्या रहेगा हमारा, व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम, तो इसका टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, तो जो हीट एनर्जी है वो कहाँ पे गई, यू हैव मस्ट ऑब्जर्व दैट द एक्सपेरिमेंट ऑफ द मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, यानी कि जो आपकी बर्फ़ को हम पिघला रहे हैं उसके दौरान जो है टेम्परेचर क्या रखा गया है, डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच। जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट हमारा पहुंच जाएगा तो टेम्परेचर में उसमें ज़्यादा कोई हमारा चेंज नहीं होगा, टिल द आइस मेल्ट, जब तक हमारी आइस जो है वो पिघल नहीं जाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लगातार जो बीकर है वो कंटिन्यूसली सप्लाई करता रहता है हीट को, एंड दिस हीट गेट
चेंज इनटू द स्टेट बाय दी ओवरकमिंग दी फोर्स। तो ये जो है लगातार मैटर की जो स्टेट है उसे बदलता रहता है, सॉलिड से लिक्विड में करता रहता है, तो लगातार हमें जो है हीट देनी पड़ती है। एज दिस हीट इज एब्जॉर्ब बाय द आइस विदाउट एनी राइज इन द टेम्परेचर, क्योंकि ये एब्जॉर्ब की जाती है लगातार, इसमें कोई टेम्परेचर में कोई ऐसा बदलाव नहीं आता, इसलिए क्या होता है, इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर। ये जो बीकर होता है इसके अंदर कहीं ना कहीं छिपी होती है, एंड इट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट। ध्यान रहेगा आपको। तो यहां पर क्या कहना चाह रहा है, ये यहां पर कहना चाह रहा है जो आपकी हिडन हीट होती है किसी भी जो हमारा बीकर के अंदर प्रोडक्ट है, जैसे हमारी आइस है, तो उसमें लगातार हमें हीट देनी पड़ती है जब तक वो पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता, और जब तक वो मेल्ट नहीं होगा तब तक क्या होगा, जो हमारा टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो ये जो हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब की जा रही है आइस के द्वारा, ये होती है हमारी लेटेंट हीट। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज दी 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी कि वो हमारी एनर्जी जो हमें चाहिए 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नॉन एज, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी लाइन रहेगी इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, मैंने मार्क लगा दिया है। इसके बाद में क्या है, सो दैट द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर, जो आपके पार्टिकल्स वाटर के होते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 डिग्री पर आकर एनर्जी इज कंपेयर मोर एनर्जी टू कंपेयर दी पार्टिकल्स इन दी आइस एज दी सेम टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर आकर जो वाटर होता है वो एक तरफ तो जमना स्टार्ट होगा और दूसरी तरफ जो आइस है वो क्या होगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। व्हेन वी सप्लाई दी एनर्जी टू दी वाटर, लगातार जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं वाटर को, वो जल्दी से फास्टली मूव करने लगता है और क्या होगा, रीच करने लगता है अपनी इनफ एनर्जी को, ताकि वो ब्रेक कर सके फ्री फॉर्म ऑफ यानी कि फ्री होने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड के अंदर बची हुई थी उसे ओवरकम करेगा। और इस समय जो टेम्परेचर है वो चेंज टेम्परेचर की वजह से जो है आपका लिक्विड चेंज हो जाएगा गैस के अंदर। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, वो टेम्परेचर जिस पर जो लिक्विड है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, तो इसे बोलते हैं हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ध्यान देना है आपने, ये वाली जो है डेफिनेशन है आपकी, ये ऊपर वाली लाइन में भी आएगी। तो आगे क्या रहेगा, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन, यानी कि जो बॉइलिंग है वो हमारा बल्क में होता है, जबकि अभी जब हम ऊपर पढ़ के आए थे जो हमारी लेटेंट हीट होती है वो हमारी उसमें टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं होता, और लगातार जो हमारा क्या है यहाँ पर जो ये वाला जो बॉइलिंग हो रही है इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है जो लगातार एवेपोरेट होकर बदल रहा होता है। तो पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इट्स वेपर स्टेट, तो ये अपनी वेपर स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, फॉर द वाटर, अगर हम वाटर की बात करें जो टेम्परेचर होता है वो 373 केल्विन के आसपास में होता है, तो अगर हम देखें कि 100 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 373 केल्विन के बराबर होगा। अब ऐसा क्यों होगा, यहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा 0 डिग्री पर हमारा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे ये वाला जो है 273, तो 0 डिग्री पर हमारा कितने केल्विन था, 273, तो इसीलिए 100 पे हम जब 273 ऐड करेंगे तो 373 हमारा हो जाएगा। ठीक है, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, तो डू इट द सेम वे एज वी हैव डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जैसा हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में देखा था यहाँ पर वैसा ही कुछ होगा। जो पार्टिकल्स स्टीम के होते हैं दैट वाटर वेपर्स एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस हैव दी मोर एनर्जी देन दी वाटर एट दी सेम टेम्परेचर, तो उसी टेम्परेचर पर जब है एनर्जी ज़्यादा होगी। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स in steam have absorbed the extra energy in the form of latent heat of vaporization। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि
एक तो पार्टिकल्स की खुद की हिडन एनर्जी थी जो कि हम क्या बोलते हैं लेटेंट हीट, है ना, और लगातार जब हम उसे वेपर्स के अंदर भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसीलिए इसे बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो क्या होगा, अब जब आप धूप में कपड़े सुखाते हैं तो वो जो कपड़े होते हैं वो ऐसा तो नहीं है हम कपड़ों को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, बस धूप में डाल देते हैं, तो धूप में पहुंचने की वजह से उनमें उनके अंदर क्या होता है काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और जिसकी वजह से वो क्या होते हैं टाइम के साथ में सूख जाते हैं। जबकि हम ऐसा तो नहीं है जो वो वाटर होता है उसे उसके 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन जो आपके वाटर्स होते हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लगातार एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके और एवेपोरेट हो जाते हैं। अब जरा इस डायग्राम को देखिए, जो सॉलिड स्टेट है वो हीट देने पर लिक्विड में बदल जाएगी और फिर हीट देने पर गैस में बदल जाएगी। अगर हम उसमें जो है टेम्परेचर को कम करेंगे यानी कि कूल डाउन करेंगे तो वो लिक्विड में आ जाएगी और कूल डाउन करेंगे तो वो सॉलिड में आ जाएगी। सो फार इन फेयर दैट द स्टेट ऑफ द मैटर कैन बी चेंज इनटू वन अनदर। जैसे ही हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो स्टेट भी हमारी चेंज होगी ही होगी। आगे क्या है, आर द सम चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, क्या ऐसे भी कोई चेंजेस हैं जो कि सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाते हैं लिक्विड स्टेट में जाए बिना ही? तो हाँ, ऐसे कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। इसका सबसे पहले एग्जाम्पल है सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, या फिर आपका जो है आपने जो कैंपर सुना होता है कपूर, ये भी आपका एक एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। द चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो यहाँ पर आपने सब्लिमेशन की डेफिनेशन का ध्यान देना है, ये वाली जो है तो यहाँ पर सब्लिमेशन है। इसके बाद में क्या रहेगा, डायरेक्ट चेंज एज द गैस सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड द डिपोजिशन। अगर आपका क्या होता है डायरेक्ट चेंज होता है गैस से सॉलिड में तो वो क्या कहलाएगा, डिपोजिशन। दूसरी डेफिनेशन भी हमारी यहीं पर है तो ध्यान देना है इसमें, ठीक है। तो ये वाली जो है यहाँ पे इसे देख लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अब प्रेशर का बदलने पे हमारे जो स्टेट है इसके साथ में क्या होगा, वी स्टार्ट पुटिंग द प्रेशर एंड कंप्रेस द गैस। लगातार जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो देख सकते हैं एक पिस्टन है, तो लगातार जो गैस के जो हमारी गैस है इसके मॉलिक्यूल्स को हम काफ़ी ज़्यादा गैप से बहुत ज़्यादा क्लोज में ले आए हैं। तो अप्लाइंग द प्रेशर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई द गैसेस। लगातार जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे टेम्परेचर को घटाएंगे तो सारी गैस हमारी जो है वो लिक्विड के अंदर बदल जाएंगी। जैसा कि आपने सुना भी होगा, जो हमारी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे स्टोर किया जाता है अंडर दी हाई प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पर। सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डायरेक्टली हमारी कन्वर्ट हो जाती है गैस के अंदर। जैसे ही हम डिक्रीज़ करते हैं प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और ये जो है लिक्विड स्टेट में आने की बजाय सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाती है, ठीक है। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से इसे क्या बोला जाता है, ड्राई आइस भी बोला जाता है। तो ध्यान रखना है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसे ड्राई आइस क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सीधा किस में बदल जाती है, सॉलिड से गैस में। थर्ड वी कैन से दैट द प्रेशर ऑफ टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस वेदर इट इज सॉलिड लिक्विड और गैस। तो आगे है हमारा, जब हमारा सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा तो फ्यूजन, लिक्विड से गैस में बदलेगा तो वेपराइजेशन, और गैस से जो है हमारा सॉलिड में बदलेगा तो डिपोजिशन। अब अगर यही हम रिवर्स में करें तो सॉलिड से अगर हमारा गैस में जाएगा तो सब्लिमेशन, और हमारा गैस से लिक्विड में जाएगा तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से हमारा सॉलिड में जाएगा तो सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक है एवेपोरेशन, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।